वहाँ पे वो धीरे धीरे हम लोग नेट बंद हो गए, नेट बंद होने लगे थे। तो वो सारा फिर हमने लगा कि अब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जाकर चलाने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमने वहीं से लाइव स्टार्ट किया और हमारे पाँव तक में वो खून लगा हुआ था। 2 धर्मों के लोगों को बिठा करके और आप पूरे देश की आबादी का फैसला या प्रतिनिधित्व उनसे करवाते हैं, ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो कन्हैयालाल जी की डेड बॉडी वॉज देयर और खून पूरा गली में। बहुत बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो स्थिति वैसी थी। किसी भी पार्टी का पर्टिकुलर, किसी भी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, और भी न जाने कितनी, कोई एक आके ये स्वीकार कर ले कि मैंने इसको ये कहने, पूछने या इस बात के लिए मैंने पैसे दिए आज तक। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते जयश्री मैम। नमस्ते आनंद जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप काफ़ी नोन हैं और आपको काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, बट आप हमारे पॉडकास्ट पर आएँ तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो नई ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको जान सके। देखिए आनंद जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जैसा कि लोग देख ही रहे हैं और आपने अभी बताया। तो जर्नलिस्ट कभी भी एक दिन में नहीं बन सकता कोई इंसान। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत से आप आज कल कुछ और थे, आज आप जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। ये एक जर्नी होती है अपने आप में। मेरा भी कुछ ऐसा रहा है। मैं एक टीचर थी और टीचिंग करते वक्त हमेशा से मन के अंदर से एक चीज़ बहुत आती थी कि मतलब ये नहीं, कुछ ऐसा है जो मैं कुछ और करना चाहती हूँ, और मतलब अंदर से अपील किसी और चीज़ की थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें मैं दुनिया के सामने खड़ी होकर कुछ बात कर सकूं या किसी की बात मैं दुनिया के सामने ला सकूं। कुछ ऐसा मुझे करने का एक्साइटमेंट हमेशा से रहा है। टीचिंग करते करते एक दिन ऐसे ही घर पे मैं बैठी हुई थी, टीवी पे नीचे एक, वो आप जानते हैं कि एक स्लाइड चल रही थी जो एड्स के लिए और हमेशा वैकेंसीज के लिए चलती है, वैसे चल रही थी। और मैं अचानक वो देखा मैंने, एक उदयपुर के लोकल न्यूज़ चैनल, उस वक्त इन न्यूज़ के नाम से था, और वहाँ पर एक वैकेंसी आती है, न्यूज़ रीडर की आवश्यकता है। अच्छा। और क्योंकि मैं स्कूल में कभी टीचर्स की जब ड्यूटी लगती थी एग्जाम्स में, तो कोई न्यूज़ बोल रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई क्या, तो मेरे हिस्से हमेशा इंग्लिश न्यूज़ आया करती थी। और मैं जब वो बोलती थी तो मुझे कई मेरे साथी टीचर्स हैं, वो बोलते थे कि यार मैम यहाँ क्या कर रहे हो आप, आपको किसी न्यूज़ चैनल पे जाना है। तब लेकिन मुझे मजाक लगता था वो। और मैंने कहा नहीं, अरे मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन अंदर से हमेशा लगा कि हाँ। फिर उस दिन वो स्लाइड देख के लगा कि ये मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे यहाँ जाना है, तो उनको भी मजाक लगा और उन्होंने एक बार टाल भी दिया, बट पता नहीं क्यों मैंने वो चीज़ पकड़ ली कि नहीं मुझे जाना है। और फिर उन्होंने पता किया वहाँ पे कैसे क्या, तो एक नोन थे हमारे, उनके थ्रू मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। तो आपका जो फर्स्ट जॉब था वो आपका कैसे रहा और आपने उसमें क्या अलग किया जिस वजह से आज आप यहाँ पर हैं? देखिए, उदयपुर न्यूज़ में मैंने जब शुरू किया था तो मैं मानती हूँ मैं बिल्कुल रॉ थी। मुझे इसके अंदर कुछ नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था कि उस वक्त क्या करना है, कैसे करना है। जो कुछ वहाँ पे दे दिया जाता था, वहाँ पे उस वक्त मेरे को कुछ नहीं करना होता था। स्क्रिप्ट बनी बनाई दी जाती थी, आपको सिर्फ जाके उसको इन अ नाइस वे प्रेजेंट करना होता था। तब तक मुझे ये समझ आता था कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत हेल्प करती है और कैमरा फेसिंग आपका कैसा है वो आपको बहुत काम करा है। तो भगवान की दया से हिंदी और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। तो हिंदी में पढ़ना, शब्दों का जो उच्चारण था वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि मतलब इतनी शुद्ध हिंदी और बहुत स्पष्ट सुनाई, जी बिल्कुल आराम से, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो वो लोगों को काफ़ी अपील किया कि नहीं। फिर धीरे धीरे जो है आपके अलग अलग बोलने का प्रभाव पड़ता जाता है और उसमें काफ़ी चेंजेस आते जाते हैं। कभी कभी एक मेरा लाइफ का ये भी जो फर्स्ट, अगर आप उसी जॉब की बात करें तो मेरा ये भी रहा था कि मैं कभी काम को किसी भी काम को मैं ना नहीं करती। अच्छा। आप कभी भी मुझे कुछ भी कहेंगे, आज तक भी ये मेरा नियम है, मैं ना नहीं कहती। मुझे लगता है कि अगर आपने ना कह दिया ना तो आप उन काम की संभावनाओं को या आगे बढ़ने की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं।
अगर आपने नहीं भी आता है, सपोज मुझे नहीं आता है, आपने मुझे बोला है कि ये करना है, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, और ऐसा किया मैंने। मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था एक पंडित जी का। अच्छा। मुझे याद है, पंडित गौरव शर्मा। मैं उस स्टूडियो में पहुंचती हूँ, उससे पहले मैंने लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं किया। सर ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया और मुझे बोला कि जयश्री मैम ये विजिटिंग कार्ड है, ये पंडित जी हैं, और विद इन 15 मिनट्स आपको इनका इंटरव्यू करना है। अच्छा। सोचिए, कभी आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया है, आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, क्या है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं है, कुछ नहीं है, एक विजिटिंग कार्ड आपको दिया गया है। उस विजिटिंग कार्ड से मैंने उनकी जो जो उस पर लिखी थी वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। उस वक्त मैं लिखा करती थी, तो मैंने वो सारा नोट डाउन कर लिया, और फिर मैंने कहा हाँ सर कर लेंगे, कि कर लोगे ना पक्का? मैंने कहा जी कर लूँगी। अंदर थोड़े हाथ पैर ज़रूर धुजे मेरे, लेकिन मैंने ना नहीं किया। अगर सोचिए उस दिन मैं ना कर देती तो मैं वहीं रुक जाती। मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और फिर उसको करने के तरीके नहीं खोज पाती। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप जब कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं। और मैंने वो इंटरव्यू किया और फिर वो अभी तक चल रहा, और अभी तो बहुत अच्छे से हो गया, अब तैयारी नहीं लगती। सो हमने ये चीज़ देखी है आपके केस में खासकर, कि जो आपका बोलने का स्टाइल है, जो मेवाड़ी वाला जो स्टाइल है, वो बहुत ही मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि देखते जाओ बार बार। तो वो वाला स्टाइल आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया? तो देखिए, मैं जो मु आपने कहना चाहूँ कि मेवाड़ी शुरू भी किस तरह हुई आणि मैं मु आपने अंडो भी एक इंटरेस्टिंग किस्सो है। मारे बॉस मैंने कहता एक तरह थाक गया वे कि आप मेवाड़ी में करो, बहुत अच्छो अंडो स्कोप है और ज़्यादा आप लोगों ने जागरूक कर सकोगा मेवाड़ी में। तो मैंने हमेशा यूँ लगता कि मैंने हंसेगा मन माते अगर मैं मेवाड़ी में बोलूँगा तो कि अरे कई मतलब हाँ धावली उनको मैं बिल्कुल इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन लोग जो वे वना नहीं लगे, अरे यार ये कहीं यार मतलब भी मेवाड़ी में हंसे। और ऐसा हुआ, मतलब मुँह जदी पहली यूँ अकेली बैठी, मैंने थोड़ा सा वन टाइम जरूर लाग तो करे मेवाड़ी किस तरह बोलूँगा। तो एक दिन मैं स्टूडियो में मारा ऑफिस में अकेली बैठी और जस्ट यूँ फोन हाँ में राखी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड की दो। और वही में मुझे जनरली जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी ऑडियंस है, वड़ा ने मुझे धमकाई हूँ, मतलब एक प्यार वाली मनुआर नहीं वे कि था देखी तो काढ़ो बढ़िया बढ़िया वीडियो सब है और थाने सब्सक्राइब करता जोर आवे, थाने लाइक करता जोर आवे हैं, तो चुपचाप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल ने आगे बढ़ाने की कोशिश करो ताकि मुँह में बढ़े। इस तरीका मैं एक वीडियो बनायो और मैं हमारे सर ने, क्योंकि सर बहुत हमारे हमेशा मैंने कहता, जो अख्तर खान सर है, कि करो अंडोस्कोप है और पब्लिक ने बहुत अच्छो समझ में आएगा यो आप रहे। तो मैं वना नहीं यूँ ही भेज दी। तो मैंने कहा सर देखो, मैं यूँ ही मजाक में एक वनायो माने बटे जो सर है वे वना यूँ देखियो कि मतलब ठीक है यूँ बढ़िया मोटिवेट करवानो इन्हें कोई मौको नहीं वही सके। वना यूँ उठायो, वना ही कई एडिटेड किदा वना यूट्यूब शॉर्ट्स में नाक दी दो। भाई साहब कई रिस्पॉन्स आयो है वंडो, कई रिस्पॉन्स, पब्लिक हंस रही है। बट इस मैंने एक दो जना यूँ भी क्यों कि माँ पत्रकार हाँ तो माँ हंसवारा पात्र नहीं वही सका। सो यो जो है ना कॉमेडी यो नहीं आपने पे हाउ लागे यूँ। तो आप नेगेटिव चीज़ों पे सम्मान करो, आएगा सब आप एग्री नहीं सके, ये तो दुनिया में भी कभी नहीं बेवे। तो मैं वही चीज़ ने पॉजिटिव ली दो और कंटिन्यू चालू रखियो। और आज एक अलग पहचान है। और हमारा जो सीनियर जर्नलिस्ट है वे मने आशीर्वाद देवे, माथा पे हाथ रखे, वे के वे एक नई विधा ने थे जन्म दी दो है। तो वो वनी बड़ो आप हो जो हमारे बात कई सर्टिफिकेट और कई ट्रॉफी कई कॉम्प्लीमेंट रही सके। तो यो बहुत अच्छो एक नई विधा। अगर कभी मेवाड़ी में अगर कोई न्यूज़ आगे भी अगर कोई चैनल मतलब हमारी है ऐसी प्लानिंग के मुँह पूरा, और हमारा है बेबाक मेवाड़ी रे नाम मुँह पूरा एक चैनल तो मैं ले आई हूँ। और देखो वो कटा तक आप सब रो प्यार मिलेगा पब्लिक रो, और देखो कटा तक पहुँचे। और वही चीज़ ने तो एक नई विधा रो जदी बात आएगा, मेवाड़ी री जदी बात आएगा तो कटन कटे। आणि एक छोटी सी नाची उसने भी मना याद तो करेगा कि एक ही जा मेवाड़ी में बात करती। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने बेबक मेवाड़ी है वो भी आप साइड में करते बेबाक मेवाड़ी जी, और आप हिंदी वाली जो है वो भी आप करते हो, साइड बाई साइड। दोनों आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? देखिए क्योंकि आपको एक तो हिंदी में बोलना और एक मेवाड़ी में बोलना, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग बात रिकॉर्ड करना पड़ता है। हाँ, तो कैसे आप इन सबको मैनेज? अनंत जी बहुत इजी है मेरे लिए, और आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सोच के कि कई बार मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है मेवाड़ी के लिए। हाँ, तो वो नेचुरल है। जैसे अभी मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए थी आपको बताने के लिए ये सब। तो अगर मुद्दा मुझे ध्यान है, अगर मुझे ये पता है कि मुझे जनता को क्या कहना है, क्या समझाना है और क्या चीज़ें हैं, तो मैं उससे बहुत आसानी से कर लूँगी। फिर भी अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई पॉइंट मुझे अगर स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, आप मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट दीजिए, मैं उसको मेवाड़ी में पढ़ूँगी। अरे वाह,
तो सामने मेरे भले ही हिंदी में वो स्क्रिप्ट रहेगी, मैं उसको मेवाड़ी में पढ़ के दिखाऊंगी और उसी तरीके से जनता को समझाऊंगी जो वो चाहती है कि हाँ ये हमको ज़्यादा समझ में। कनेक्टिंग। बिल्कुल कनेक्टिंग, और उनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि मतलब मैडम हिंदी में तो नहीं समझ में आता, पर यो तो मेवाड़ी में आयो, मजा आता, समझ में आयो जी। तो अभी जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था, एक आपके चैनल के थ्रू एक मीम आपने बना दिया था जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जी। तो वो आपने जो न्यूज़ वाली जो सेगमेंट है उसमें आता है या वो पेड कंटेंट था? देखिए आनंद जी, जहाँ तक इलेक्शन से जुड़ा और कोई भी पॉलिटिकल या किसी भी ऐसी चीज़ को मैं जब कवर कर रही थी, एक जर्नलिस्ट के लिए मैं विडम्बना कहूँगी और बहुत दुखद कहूँगी कि ऐसा सवाल आपने पूछा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा वो हूँ, आपकी आभारी हूँ, क्योंकि ये बात जनता के मन में भी आती होगी कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो पेड बनाते हैं। देखिए पेड हम क्यों बनाएंगे और कोई पेड क्यों करवाएगा किसी की छवि धूमिल करने के लिए, लेकिन ऐसा हमारा कोई मकसद होता नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप किसी चीज़ को और ज़्यादा इम्पैक्टेबल बना रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हैं और वो ह्यूमर आपके अपने कामों से आता है। जिस मीम की आप बात करें, सोचिए पहले अलग जाना है, फिर हमको आना है, फिर हम वापस से, तो जब आप दो तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे होते हैं तो वो ह्यूमर अपने आप से अंदर से आ रहा है और उसको हमने एक मीम की शक्ल दे दी है, तो वो पेड कैसे हो सकता है? हम अगर सिर्फ उनकी मतलब अलग अलग कटिंग्स भी लगा देते तब भी वो ह्यूमर क्रिएट करता है। पहले उन्होंने कहा कि हमको अलग जाना है, फिर कहते हैं हमको साथ आना है, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो कभी थे ही नहीं, फिर कहते हैं नहीं हम तो हमेशा साथ थे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप खुद बयान देते हैं, जब आप खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो या तो आप सोच समझ कर करिए, और या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ये सारा हमारे कामों में आता है। देखिए, और न्यूज़ बताना एक अलग सेगमेंट है और ये सारी चीज़ें एक अलग जो होती है, जैसे डिबेट्स भी होते हैं, तो है तो वही सारा न्यूज़ का ही पार्ट है, लेकिन ये भी है कि देखिए पहले कैसे अब कैसे, तो वो सारा पेड कुछ नहीं होता है इसके अंदर। किसी की छवि धूमिल करना मुझे लगता है कि एक सबसे खराब काम है जो एक पत्रकार अगर करता होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी को। और इसके पीछे अगर हमने भी किया है तो किसी की छवि धूमिल करने का मकसद हमारा कभी नहीं रहा होगा, जनता को अवेयर करना हमारा मकसद रहा होगा कि देखिए पहले ये था अब ये है, ये चीज। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर थी आप जी सारा, क्योंकि शुरुआत से जब आप कवर करते हो तो आपके पास सारा कुछ होता है। तो छवि किसी की धूमिल करने का मकसद कभी किसी पत्रकार का ना रहा है ना रहना चाहिए। अगर किसी के मन में ऐसा आता है कि नहीं ऐसा करके कुछ फायदा नहीं, गलत है ये। तो जैसा कि हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, जो टीवी जर्नलिज्म होता है और एक जो पॉडकास्टिंग होता है, आप उस दोनों को किस नज़रिए से देखते हैं? टीवी जर्नलिज्म आज के दौर में देखिए बहुत कुछ बदल चुका है। टीवी जर्नलिज्म मैं खुद देखना पसंद नहीं करूंगी, तो मैं जैसे कि रविश कुमार हमेशा कहते हैं कि मतलब मत देखिए, मत देखिए, टीवी हटा दीजिए, अपने घर से बंद कर दीजिए। कहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ है? एक जब आप आज आप अगर मेरी कोई बात अगर आप पब्लिक के सामने रखना चाहिए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता तक सही चीज़ जानी चाहिए, राइट? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चैनल्स की भी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे कहीं भी लगता है कि सही तरीके से वो नहीं निभा रहे, या किसी भी तरीके से वो अगर प्रेशराइज है या गलत तरीके को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं या कोई एजेंडा अपना अगर वो प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और उसमें फिर वो कई सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको कितनी देर दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसका माइक ऑफ कर देना है, किसका चालू रखना है, किसकी कौन सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करवानी है, बहस करवानी, लड़ाना। आपने मुझे मेरी कोई भी आप पुरानी भी आप निकाल लाइए, चिल्लाना और वो सन्नाटों को चीरती सनसनी वाली मेरी एंकरिंग आपको कभी नहीं दिखेगी। क्यों चिल्लाना है, क्यों चिल्लाना है? हम यहाँ पे वी आर नॉट हियर फॉर शाउटिंग। हमको पब्लिक से बात करनी है, एक इज्जत से बात करनी है, एक मैनर्स से बात करनी है, और उसको अपनी बात समझानी है, उसका भला बुरा हमें समझाना है, ये मेरी ड्यूटी है। एक चीज़ और मैं मानती हूँ कि अगले को सिर्फ बताना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि देखिए देश में दंगा हुआ है, नहीं, आपको उसको एजुकेट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि ये नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, पर क्या होना चाहिए ये भी तो मुझे ही बताना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मान के चलती हूँ कि एक जर्नलिस्ट की। अब आप खुद सोचिए कि क्या वो टीवी जर्नलिस्ट जो होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं? आप सोचिए एक तूफान का स्टूडियो में ऐसे ऐसे करके गिरते पड़ते, तमाशा है,
उन एंकर्स का तमाशा है, चैनल मालिकों को फर्क नहीं पड़ता, बट उस एंकर की मतलब कितनी किरकिरी हुई और कितना वो बेबस जो हो जाते हैं ना वो लोग, वो बहुत बुरा है। पॉडकास्ट में आपके सवाल पे आऊँ तो पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं तो आप कुछ मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं और वही पब्लिक के सामने मुझे लगता है यूं का यूं पब्लिक के सवाल है वो ये है। जाना चाहिए। और आपने बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने वो सवाल पूछे जो वाकई में पब्लिक को जानना चाहिए। और शायद जो बात मैं और अच्छे से उन तक नहीं पहुंचा पाऊंगी वो इस पॉडकास्ट के जरिए उन तक पहुंचेगी कि वाकई में ये कैसी है और इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और ये क्या सोचती है, इसका थॉट प्रोसेस कैसा है, तो वो चीज़ें पहुंचेगी। तो ये मुझे लगता है कि बेसिक बात है। तो अभी तक तो आपने काफ़ी सारी बातें बता दी, आप नॉन स्क्रिप्टेड करते हैं, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इतने साल से इस जर्नी में हैं तो आपका कोई मोस्ट इंटेंस ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मोस्ट इंटेंस से मतलब ये कि जिससे आपने भी कुछ सीखा, जो आपके लिए खुद टर्निंग पॉइंट रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि बहुत सालों तक तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जा ही नहीं पाती थी। कुछ फैमिली रेस्ट्रिक्शंस आप मान लीजिए, क्योंकि फैमिली को मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने में और तैयार करने में काफ़ी समय लग गया कि हाँ मैं इस प्रोफेशन के साथ जाना चाहती हूँ या ये मेरे लिए है। अच्छा। क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस बने शुरुआत में। मैं शायद ये इसमें मेरी गलती मानती हूँ कि मैं उन्हें शायद उस तरीके से समझा नहीं पाई थी कि मैं ये करना चाहती हूँ वाकई उस दिल से और बहुत ईमानदारी से। धीरे धीरे आज सब पूरा परिवार मेरे साथ है, बहुत प्राउड फील करते हैं, चाहे वो मेरे इन लॉज हो, चाहे मेरे मदर फादर हो, चाहे मेरे हस्बैंड, और बच्चे तो मेरे मतलब आप मैं क्या कहूँ, वो इतने छोटे से थे ना तब से वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं मम्मा यू आर द बेस्ट। तो वो मेरे आज भी इतनी सी मतलब अचीवमेंट पे भी बहुत खुश होते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट मेरी पहली अगर आप मानेंगे तो मैं ये थे अपने नगर निगम के चुनाव थे। अच्छा, कौन से? 2019 की बात है। तो मुझे एक टास्क दिया गया कि 55 वार्ड हैं, अब तो 70 हो गए, तब 55 थे, 55 वार्ड्स, और ये आपको कवर करने हैं। अच्छा। तो और कितने दिन में? वो कोई नहीं था। मतलब लेकिन वही है कि दिवाली आ गई थी, तो उससे पहले पहले कर लो, मतलब क्योंकि फिर आचार संहिता और चुनाव ही आ जाएंगे। तो वो भी एक डेडलाइन थी मेरे पास। तो करीबन मेरे पास 1 से 1.5 महीना था। अब उस 1.5 महीने के अंदर 55 वार्ड करने थे मुझे। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं करूँगी। अच्छा, आप ये सोचिए, इससे पहले मेरी कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, एक या दुक्का कोई मैं करी होगी मैंने पहले। तो सब कुछ नया था मेरे लिए और मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी मुझे कुछ पता नहीं। मुझे क्योंकि पार्टनर्स थे वहाँ पे बॉस, तो एक पार्टनर जो थे सर, उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था कि तुम्हें क्या लगता तुम कर पाओगी, ये 2-4 करके बैठ जाओगी। तो वो एक अलग चैलेंज हो गया फिर कि नहीं ये तो नहीं करना है, अगर करना है तो फिर पूरा करना है और नहीं तो फिर स्टार्टिंग नहीं करना है। तो समहाउ आई टुक दैट चैलेंज और मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर हमने डिसाइड किया 1 दिन में 2 वार्ड करेंगे। अच्छा। उस समय स्टूडियो में आके फिर मतलब ऑफिस में आके फिर कुछ और नहीं होता था, वो 2 दिन में 2 वार्ड ही अपने आप में काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में करती थी। मैं जाकर सारे जो कम्युनिटी सेंटर्स होते थे वहाँ पे, सामुदायिक भवन, वहाँ जाती थी। टॉयलेट्स जो सरकारी बने हुए थे मैं वहाँ जाती थी, उनकी पूरी फोटोग्राफी वो पूरा। फिर कहीं पर कुछ और बनाए, सड़कें, नालियाँ, क्योंकि नगर निगम के पास क्या होता है भाई, सड़क, पानी, बिजली, यही सारी साफ सफाई वगैरह यही सारा है। तो वहाँ जाकर मैं लोगों से बात करती और इन सारी चीज़ों के मतलब जब मैं मौका मुआयना करती तो वहाँ पे कहीं बियर की बॉटल्स मिल रही हैं, कहीं पे क्या, कहीं पे टूटा है, कहीं पे ताले हैं और लोग उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे क्या, कई सारी समस्याएं भी मेरे सामने आई। धीरे धीरे हम लोग जाते गए। फिर वहाँ पे हमने ये भी था कि हम पूरा वार्ड घूमते और जब पब्लिक से सारी बात कर लेते, उस वार्ड के बारे में सब कुछ जान लेते कि ये इस पर्टिकुलर वार्ड में ये समस्या है, तब फिर हम उस वार्ड काउंसलर को, उस पार्षद को कॉल करते और उसी वार्ड में बुलाते। अच्छा कि सर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप प्लीज़ आए। कुछ आते थे, कुछ बहाने मार जाते थे कि अरे मैं तो आउट ऑफ स्टेशन आ गया, अरे मैं तो बुखार आ रहा, अरे मैं तो हुई नहीं। अरे हमने ये भी तय किया था कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, कि किसी के नहीं, देखने में आता है माइक लगा घंटी बजा किसी ऑब्लिगेशन हमको नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, क्योंकि अगर आप उनके घर जाएंगे तो जाहिर तौर पर आप कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में आएंगे। राइट। एक वो अपने अंदर भी वो चीज़ होगी, उन्हीं के घर में बैठ के उन्हीं से आप नहीं सवाल कर सकते उस ईमानदारी से। तो मुझे लगता था शुगर कोटेड करना पड़ता है, शुगर कोटेड, और वो अपना लहजा है नहीं। तो आप आ जाइए, जो भी सवाल होंगे जनता के वो वही पूछेंगे। देते थे शुरुआत में, कुछ लोग
ब्राइब करने की कोशिश भी करते थे, किसी मतलब ढके छुपे अंदाज में कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से पूछ रहे हो पार्षद से और हाँ। उनका वो आया और उन्होंने कैमरा ले लिया हो या नहीं, ऐसा नहीं, इतनी हिम्मत मैं करने नहीं देती थी। मैं थोड़ा उस वे में मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और थोड़ा एग्रेसिव मैं उस तरीके से रहती हूँ कि इतनी हिम्मत आज तक कभी किसी ने की नहीं जी मेरे साथ कभी। हाँ, माइक जरूर एक स्कूल की, वो अपने आप में एक वाकया मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया और वो ब्राइब 1-2 बार मतलब मुझे किसी ने ऑफर, मतलब ढके छुपे, खुले तो नहीं बोलते हाँ, खुला। पर फिर जब उनको समझ आ गया कि नहीं ये इस टाइप के है नहीं, तो फिर हिम्मत नहीं करता अगला कोई, क्योंकि पार्षद है, सब मिले हुए होते, हाँ। आपस में बात कर लेते भाई उसको ये तो मत कहना, तो कम से कम जो मैंने गलती कर ली। तो ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे उसका असर ये होने लगा आनंद जी कि मैं खुद कई बार आंखों में आंसू आ जाते थे। अच्छा। पब्लिक को ये लगने लगा था कि यार ये हमारे वार्ड में कब आएगी, ये ही हमारी समस्या ठीक करेगी। ये जो एक विश्वास उनका बन गया था, एक उम्मीद जो उनकी थी ना, वो आपको रोकती है। मुझे ये कहते मैडम हम तो रोज टीवी में देखते और कहते हमारे वार्ड में कब आएगी, तो हम लोग खड़े रहते थे, इंतजार करते थे, क्योंकि मैंने नंबर वाइज लिए थे। तो उनको ये पता होता था कि आज ये अपने वार्ड में, तो पब्लिक पहले से खड़ी होती। और एक मैंने फर्क वो करते करते ये देखा कि जो पार्षद थे वो अपनी फाइल्स लेके आने लगे थे अब कि मैम देखिए हमने ये काम कराया, ये रह गया, मतलब वो सबूत। तो वो शायद मेरे ईमानदारी और मेरे काम, हाँ मेरा काम जो था ना वो ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से कर पा रही थी। और मैं उनसे बाकायदा वो सवाल, कई बार बहस हो जाती थी पब्लिक के बीच में, पार्षद गिर जाते थे, उन्हें कुछ नहीं देते थे हम, लेकिन अब बहस बहुत भयंकर, क्योंकि 5 साल शक्ल नहीं दिखाते थे कभी कुछ, तो फिर वो आक्रोश उनको झेलना पड़ता था। ये मेरा बहुत एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि पहली जिंदगी की ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा था, और पब्लिक की बात वैसी की वैसी कैसे रखनी है और वहाँ से वापस सवाल कैसे लेने हैं और कैसे उस चीज़ को करना है, ये मैंने सीखा। डेडिकेशन इतना हमेशा से रहा, लेकिन वहाँ पे मैंने सीखा कि मैं अगर बुखार में थी, मैं तब भी वार्ड में गई, मैंने छोड़ा नहीं। मेरी मौसी सास की डेथ हो गई, मैं उस डेथ में गई हूँ, और उस डेथ के तुरंत बाद में वार्ड करने गई हूँ। तो कोई ऐसा बहाना नहीं था कि मैं वहाँ नहीं। और आप सोचिए लास्ट वार्ड जो था वो उसी में हमारा ऑफिस भी था। अच्छा। तो मैं उल्टे पांव करती हुई अपने ऑफिस में घुसी हूँ कि फाइनली आई डिड इट। और मैं जब अंदर गई हूँ तो पूरा स्टाफ जो थे वहाँ पे, जो भी 15, 20, 25 लोग, वो सब मेरे लिए क्लैप कर रहे थे। और दैट मोमेंट वाज लाइक आई वॉन द ऑस्कर। एक बहुत बड़ा मैंने अपना वो कवर कर लिया था। पहला मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये रहा जब मुझे जर्नलिस्ट भी सब जानने लग गए थे कि हाँ ये है कोई। न्यूज़ एंकर के तौर पे शायद मुझे इतना नहीं जानते थे। तो यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि मैं जब तक मनु सर के साथ थी, बहुत अच्छी एंकर थी, न्यूज़ एंकर बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत निखारा, बहुत मुझे उन्होंने जो बारीकियाँ होती है वो सारी बहुत अच्छा उनके साथ मैंने वो काम किया। और उसके बाद में जब मैं अख्तर सर के साथ आई, तब मेरी जर्नलिस्ट बनने की शुरुआत हुई। पत्रकार कैसे बनना है, अब आप एंकर नहीं हो, पहले ही दिन कह दिया गया था कि आप न्यूज़ एंकर नहीं हो, तो आप, तो वो जर्नी मेरी वहाँ से, तो वो टास्क जो दिए जाते थे, फिर स्क्रिप्टिंग धीरे धीरे उन्होंने सिखाई, आज ओवरऑल कर दिया उन्होंने कि हाँ अब आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब अपने आप को कंप्लीट जर्नलिस्ट में बना पाई हो। दूसरा जो बहुत उससे भी ज़्यादा अगर सीरियस वे में अगर आप पूछें, तो दूसरा मेरा ऐसा भयंकर वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप कहेंगे तो कन्हैयालाल हत्याकांड, जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट ऐसा हो गया था कि हाथीपुल में ही ऑफिस था, पास में ही हत्या हुई थी। हाँ। बॉस उस वक्त थे नहीं। अच्छा। तो अकेली थी, अकेली इन द सेंस सीनियर मैं थी और बाकी सब जूनियर थे, बच्चे मतलब आप समझ सकते हो। तो इतना बड़ा हमने सोचा कि चलिए कैमरामैन और मैं जाते हैं वहाँ पे, और एक मेरी जूनियर और थी, हम लेके और हम कवर करके आ जाते हैं। ठीक है, हम वहाँ कवर करने गए, माहौल हमने सारे सवाल पूछे, सारा कुछ कैप्चर करके, लेकिन क्या है धीरे धीरे वहाँ पर माहौल ख़राब होता ही चला गया। आप जानते ही हो कि कन्हैयालाल हत्याकांड बना, छुपा नहीं है किसी से। तो वहाँ पर वो मालदा स्ट्रीट पूरी भर गई, वहाँ पे वो धीरे धीरे हम लोग नेट बंद हो गए, नेट बंद होने लगे थे। तो वो सारा फिर हमने लगा कि अब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जाकर चलाने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमने वहीं से लाइव स्टार्ट किया कि अब जो है वो चलाओ, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सारा हमारा रह गया कहीं, क्योंकि हमको लगा नहीं था कि यहाँ से जाने को मिलेगा। कन्हैयालाल जी की डेड बॉडी वॉज देयर और खून पूरा गली में, बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो स्थिति वैसी थी, और हमारे पाँव तक में वो खून लगा हुआ था।
और वहाँ पे मैं लोगों से बात कर रही हूँ, और कमिश्नर वॉज देयर, पुलिस कमिश्नर, और कलेक्टर वहाँ पे, बड़े बड़े जो नेता हैं वो वहाँ पे, पब्लिक इतनी भयंकर एग्रेसिव वहाँ पर, और सारा कुछ कवर कर रहे हैं भीड़ में। मैं अकेली महिला पत्रकार, उस पूरे जो जर्नलिस्ट की भीड़ थी, और एक वो बच्ची मेरे साथ जो जूनियर थी वो मेरे साथ। एक मोमेंट ऐसा आया जब वो, क्योंकि बहुत गहरा होता चला गया, तो वो पत्थरबाजी कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। उस तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं, इधर से भी पत्थर आ रहे हैं, और वहाँ पर पत्थरबाजी, लोग साइन बोर्ड्स जो थे खास करके मुस्लिम दुकानों के, वो कहीं ना कहीं नोच रहे थे। उस वक्त हमको कैमरा डाउन करने के लिए बोला गया, हमने नहीं किया। हालांकि मेरे साथ जो कैमरा पर्सन थे वो मुस्लिम थे, और हमने उस वक्त कहीं ना कहीं मन में ये भी सोच लिया था कि अब हमको इसको हिंदू नाम से ही बुलाना होगा, क्योंकि जो माहौल है वो इसको हार्म नहीं पहुंचा सकते। हम लोग घर से कॉल आ रहे हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, सेफ हो, क्योंकि पत्थर पड़ रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं अभी फ़ोन रखो, पत्थर पड़ रहे हैं बातें में, और लिटरली पास में ऐसे ऐसे पत्थर आ रहे हैं, और उस वक्त कुछ भी हो सकता था। कई जो साथी पत्रकार थे वो प्रोटेक्टिंग वे में, क्योंकि सीनियर हैं तो ऑब्वियसली उनको ये होता है, चिंता होती है कि मैम आप आगे मत जाइए प्लीज़, यहाँ खड़े हो जाइए आगे। मुझे लगा कि मैं काम करने आई हूँ, मैं क्यों वहाँ रुक जाऊँ, मैं क्यों आगे ना जाऊँ, जैसे आप काम कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। तो एक महिला होने के नाते मैं वहीं रुक जाऊँ, ये तो ठीक नहीं है, और मेरा कॉन्शियस अलाउ भी नहीं कर रहा था उस चीज़ को। तो मैंने जितना कैमरा, हमने हालांकि डाउन नहीं किए, और हम वो सारा किया भी, हमने दिखाया भी जितना हम दिखा सकते, क्योंकि फिर तो नेट वेट चला गया और बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। लेकिन वो जो एक था ना कि उस वक्त हम 10 साढ़े 10 बजे तक रात को हम वहीं थे, जब तक कि वो बॉडी पूरा वहाँ से ले जाना करना, और पब्लिक को बड़ी मुश्किल से मनाया गया, और बहुत, तो उसने मुझे बहुत उस दिन, क्योंकि मैं खतरों में काम कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, उस दिन मुझे पता चला कि हाँ ये बहुत जर्नलिस्ट के साथ मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कर लिया मैंने। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। वो बहुत डर सबको लगता है, देखिए डर सबको लगता है, लेकिन उस वक्त आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। मेरी जो जूनियर थी, शी वॉज लाइक शिवरिंग, ऐसे एक मोमेंट पर यूँ हो गई कि क्या करेंगे अब, क्या करेंगे मैम, क्या करेंगे। मैंने जस्ट उसको दोनों हाथ से होल्ड किया। आप सोचिए वहाँ पे चल रहा है सब उस माहौल में, और मैं उसको टाइट ऐसे होल्ड करके, मैंने कहा डरना नहीं है, जो है जैसा है यहाँ है, डरना बिल्कुल नहीं है। और फिर उसको वापस से थोड़ा सा नॉर्मल करके, और फिर क्योंकि मैं वहाँ से उसको भेज भी नहीं सकती थी अकेली, माहौल सब तरफ से हम घिरे हुए थे, तो वो जो एक माहौल, खुद को संभालते हुए आपको सब कुछ संभाल के, और दैट डे हमने वो सारा किया। और वो मेरे लिए बहुत, वो घटना बहुत दुखद थी, लेकिन हाँ वो घटना मुझे बहुत कुछ सिखा दे गई, बहुत कुछ। उसके बाद भी हमने बहुत सारे इवेंट उससे जुड़े हुए, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद कई जगह तोड़ फोड़, आगजनी, कई जगह मतलब शांति मार्च, ये वो बहुत कुछ। लेकिन वो इवेंट तब जब मेरे बॉस यहाँ नहीं है, तो वो वहाँ से बोल रहे हैं सारा डिसीजन खुद लेना, और इवन वो तो मना कर रहे हैं कि वहाँ से करे मैं नहीं हूँ तो तुम ये रिस्क मत लो, ये, लेकिन नहीं, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, वो वाली बात थी। तो ये तो आपने बता दिया, काफ़ी इंटेंस वाला था ये वाला। अब मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब आपके पास न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ मैन्युफैक्चर कैसे होती है? देखिए बहुत अच्छा, सबसे पहला नियम जो मैंने सीखा है वो ये है कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे, 4 चीज़ें ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप इनके जवाब देते जाइए, आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, राइट। इंसिडेंट तो आप पूरा बता देंगे। अब उसके अंदर आता है आपको शुरुआत कैसे देनी है। तो आप सोचिए पब्लिक जो होता है hook, जी लोग कैसे, जी, तो पब्लिक से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप उसके बारे में एक बहुत फोरी जिसको कहते हैं ऊपर से थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर आइए चलिए विस्तार से बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था, ये पूरा इंसिडेंट आ जाता है बीच में। फिर लास्ट में कि प्रशासन से जब हमने बात करी तो इस बार ये चीज़ें कही गई। जब आप उनसे भी पूरा बात करके और उनका भी वर्जन जानना होता है तो फिर आप ये चीज़ बता देंगे, देखिए उनसे जब बात करी तो प्रशासन से ये जवाब आया है और ये आया, अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। अब यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने दिन में क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर खुद का भी था पॉइंट। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना एजुकेट करना भी हमारा काम है। तो क्या होना चाहिए वो भी हम, क्योंकि पब्लिक की तो बात करते हैं। आज के टाइम में जो है वो थोड़ा सा ये बदल गया है कि लोगों को लगता है अरे यार ये तो सरकार की हमेशा ही बुराई करते हैं। हम हैं ही इसीलिए, हम सत्ता से सवाल करने के लिए ही हैं, हम सत्ता की चापलूसी करने के लिए है ही नहीं। हम सत्ता के अच्छे काम आप तक लाएं या ना लाएं, लेकिन उसमें कमियां निकालने का काम हमारा है, बिल्कुल है।
अगर हम अच्छा कहते रहेंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? उन कामों में जो कमियां हैं वो कौन बताएगा? जनता की आवाज़ कौन फिर पहुंचाएगा? तो ऐसा हो जाएगा कि जनता को लगेगा कि भाई मतलब हमारी आवाज़ तो मतलब सही है, पॉजिटिव नहीं, सरकार जो करनी है वो बढ़िया हाँ, करेगी, everything is positive. सरकार भी स्वतंत्र हो जाएगी। सरकार से सवाल, सत्ता से सवाल, पत्रकारिता में पहली चीज पढ़े कि पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना, विपक्ष की आवाज बनना। जिस चीज को आज जनता कहती है ना कि ये तो इनकी साइड right या left में। जो विपक्ष में होगा उसकी आवाज, और विपक्ष हमेशा सत्ता पे सवाल उठाता है, वही काम पत्रकार का होता है, और वही हम जनता की तरफ से वो सवाल हमेशा से रखते हैं। तो पब्लिक आजकल इस तरह से मैनिपुलेट हो गए, अरे यार ये तो सरकार की बुराई, सलाह। इनके ये तो कांग्रेसी पत्रकार है, ये तो भाजपा के पत्रकार है, ये एलिगेशंस मुझ पे भी लगते हैं क्योंकि मैं बहुत खुला बोलती हूँ। तो ये अरे ये तो पैसे लेती है, ये तो पेड है, ये वो। एक सिंगल आदमी कोई उठ के ये कह दे कि मुझे पैसे दिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देती हूँ। कोई एक सिंगल पर्सन मुझे ये कह दे कि इसको ये कहने के लिए मैंने ये किसी भी पार्टी का, पर्टिकुलर किसी भी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, और भी न जाने कितनी, कोई एक आके ये स्वीकार कर ले कि मैंने इसको ये कहने, पूछने या इस बात के लिए मैंने पैसे दिए, आज तक मैं मान लूंगी। ऐसा नहीं होता है। सवाल सबको दिखता है, जो चीज़ें हो रही होती गलत सही वो सबको दिख रहा होता है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुझे बताने का मेरी जिम्मेदारी है, एजुकेट करने का, तो वो मैं जिम्मेदारी निभाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम उसके अंदर फिर ऐड करते जाते हैं, और सारा जो कुछ वहाँ से, जैसे विज्ञप्ति भी आती है, कई बार आगे से भी न्यूज़ हमारे पास आती है, तो उस चीज़ को भी सारा कुछ उसके अंदर हम लोग समाते हुए, और उसके अंदर फिर पूरी एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्टिंग होती है। एंड में फिर हम अपना उसके अंदर व्यू डालते हैं। उसके बाद में जब स्क्रिप्टिंग हो जाती है, उसके बाद में फिर हम जाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, न्यूज़ एंकरिंग होती है, फिर रिकॉर्डिंग जो होता है। जी पूरा वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। रिकॉर्डिंग होने के बाद में वो फिर एडिटिंग के लिए जाती है। एडिटिंग पूरा पार्ट उसके अंदर कि क्या हमारे पास विजुअल्स है, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास कोई पेपर्स हैं, हमारे पास क्या उसमें लगाने के लिए हमारे पास वर्जन्स हैं, किसके, जो सामने वाले से भी जो एलिगेशंस जिस पे लगाए हैं उसके वर्जन्स हैं, वो सारे हम लगाएंगे। सारा तो वेरीफाई वो इन दैट केस वैसे हो जाता है, क्योंकि जिस पे एलिगेशंस लग रहे हैं, जब हम उनसे उनका वर्जन लाते हैं कि आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आपका क्या कहना है, तो वो अपने आप में वेरीफाइड होता है। तो वो चीज़ें हम लगाते हैं, और वो लगाने के बाद में फिर वो फाइनली जाता है अपलोडिंग में। सो जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हो न्यूज़ को कवर करने, तो आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो? जैसे कि अभी जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैंने भी पहले 100 इंटरव्यूज़ देखे कि हाउ टू टेक इंटरव्यू ऑफ अ जर्नलिस्ट। वाओ। तो वैसा आप कुछ करते हो या आप ऐसे ही निकल जाते हो? आनंद जी, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मैं इंटरव्यूज़ मुझे रॉ लेना पसंद है, या मैं अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी जाती हूँ तो मुझे रॉ चीज़ चाहिए। मैं पहले से मैनेज कभी नहीं करती। कुछ लोग होते हैं जो पहले से अपने लोग कुछ खड़े कर देते हैं, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये ऐसा सुनने में आता है कि कड़वी सच्चाई है कि हाँ, जैसे सपोज कोई कांग्रेस बीजेपी का कुछ है, या बीजेपी पे अगर कोई सवाल है, तो कांग्रेस वालों को कुछ को खड़ा कर दो पहले से, तो वहां जब जाएंगे तो वो पहले तो हो हल्ला, आपका बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा, लेकिन उसमें रियलिटी नहीं है, इसमें फिर वो रॉनेस नहीं, वो आम आदमी वाली बात नहीं है ना। मेरे इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स में। पब्लिक मिलेगी, आप आम लोग मिलेंगे। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मैं मार्केट में चली जाऊंगी, मैं किसी भी इंसान, मैं सब्जी वाली से बात कर लेती हूँ, मैं मोची से बात कर लेती हूँ, मैं पानीपुरी वाले से बात कर लेती हूँ, कोई भी, क्योंकि उसका भी अपना एक ओपिनियन है। क्यों नहीं ले सकते हम? एक जो रोज बंदा वहां देख रहा है उसको सब पता होता है क्या हो रहा है। सूरजपोल अगर आप कवर करेंगे तो सूरजपोल पे ट्रैफिक की क्या स्थिति है, क्या वहां पे खड़ा पानीपुरी वाला नहीं बता सकता आपको? बिल्कुल बता सकता है। तो मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मैं क्या करके जाऊंगी। हाँ, देश में कुछ चल रहा है, कोई मुद्दा उदयपुर से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि इस पे आज मुझे बात करनी है। जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो स्मृति ईरानी का जो आया था पेड पीरियड लीव वाला, तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे बात उठी है, स्मृति ईरानी ने जो कुछ भी कहा, इस पर उदयपुर की पब्लिक क्या सोचती है, या एक आम औरत क्या सोचती है, या एक आदमी भी क्या सोचता है। क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस है कि जेंट्स भी इस पर बोलने में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत आसानी से बोले। अच्छा। तो और नहीं भी बोलते तो मेरे लिए कंटेंट होता ही है कि भाई अब भी ये टैबू है, अब भी एक टैबू है ये। तो इन दैट में मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी। मैंने वहाँ पे जाके बात करी, मैं मार्केट में ऐसे ही निकल गई सूरजपोल, और सूरजपोल होते हुए मैं वहाँ तक जब पहुँची तो मैंने कई लोगों से बात करी। कुछ ने उसके समर्थन में बोला, कुछ ने उसके विरोध में बोला, लेकिन हाँ, सबका अपना एक व्यू था जो मुझे अच्छा लगा। और ऐसे ही मेरे हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो मैं कोई मुद्दा या कोई तैयारी करके नहीं जाती।
इंस्टेंट दिमाग में आता है कि हाँ इसको लेकर के कर लेते हैं, कि किसी पब्लिक से बात कर लेते हैं, कुछ बस ये रहता है। और जब आप ऐसे पब्लिक से बात करते हो जी। तो जो आपका सवाल पूछने का जैसे होता है, तो आप किसी के पास भी ऐसे माइक लेके जाते हो हाँ। तो हर कोई जवाब नहीं देता है, हाँ। तो उसको आप कैसे कन्वे करते हो कि आपको यहाँ पे आप आ रहे हो? जी, इसमें आप अगर देखेंगे तो शायद ये साइकोलॉजी काम करती है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग जाता है कि ये बंदा बोलेगा अच्छा, या ये महिला बोलेगी। कई बार सही निकलता, कई बार गलत भी, पर मोस्टली राइट निकलता है मेरा। अगर पूरी एक लाइन लगी है कहीं तो मैं सेलेक्टिव लोगों से बात कर लूंगी और मुझे पता है ये बोलेगा। आई डोंट नो व्हाई, पर एक साइकोलॉजी शायद मेरी काम करती है इसमें। दूसरा, मैं बहुत अपनी होकर बात करती हूँ उनसे। आप कनेक्ट जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी बात आप नहीं पहुंचा सकते। कम्युनिकेशन का फर्स्ट क्या है, आपकी बात अगले तक पहुंचे। भाषा डजंट मैटर, हाँ। लैंग्वेज जो है ना वो चाहिए ही नहीं। आप चाहे तो दो लोग बिना बोले बात कर सकते हैं, मानते हैं आप इस बात को? दो वो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर उसकी बात आपको समझ आ रही है, आपकी बात उसको समझ आ रही है, देयर इज कम्युनिकेशन। तो ऐसा मेरा रहता है कि मैं कनेक्ट में बैठ जाऊंगी पास में, अंकल बैठे हैं कोई, अंकल जी बैठ जाऊं क्या? हाँ बैठो ना बेटा, बैठो। मैं बात पूछ लूँ क्या एक आपसे? हाँ क्या पूछना है पूछो। इस पे पूछोगी? मैं थोड़ा सा मंगाऊंगा, पूछ लो ना, दिखाऊंगी कैसे, फिर मैं तो मेरा काम ही है। हाँ ठीक है पूछो। ऐसे मतलब अपना मन के आप बात करो, वो करते हैं। अच्छा कोई लेडीज है, वो बोलते अरे यार इसीलिए तो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, तुम बोलते नहीं हो। प्रॉब्लम ये आता सब है तुमको, पर तुम बोलते नहीं हो। तो उनको लगता है कि हाँ ठीक कह तो रही है, थोड़ा कोशिश करते हैं कि मैडम बोलना नहीं आता, अरे तुम मेरे से बात करो। मैं कईयों को ये कहती हूँ आप माइक मत देखिए, आप कैमरा मत देखो, आप मेरे से बात करो। तो वो जब मेरे से बात करने बैठते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने ताज अरावली में जब मैं गई, वहाँ के जीएम मुझे कहते कर ये 2-3 बार करेंगे अपन ठीक से, अच्छे से, ठीक है, और अच्छा टेक आएगा और मैं कर पाऊंगा तो इसमें बिल्कुल। मैंने कहा सर आप मत देखिए, माइक मत देखिए, आप कैमरा मत देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे बात करिए जैसे अपन बात करते हैं नॉर्मली, जैसे अभी अपन कर रहे हैं। तो इन दैट वे उनको लगता है कि अरे नहीं, इससे बात करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत एक चीज़ मैंने पहले सीखी थी कि आप आई कांटेक्ट बनाइए। मैंने वो वार्ड वाला कवर किया था, तो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट का मैसेज आया था कि मैम चश्मा लगा के ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। और आई वाज इन स्टाइल, उस समय गया, ठीक है अच्छे लग रहे, थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लेसन तब सीखने को मिला, आई कांटेक्ट ज़रूरी है। तो आपको लगेगा कि आप आंखों में देख के बात करोगे ना, तो एक कनेक्शन फील होता है, और फिर वो आप, तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई की और ये मुझे हेल्प करती हैं। तो आराम से जवाब देते हैं मुझे। मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ, मैं नीचे बैठ जाऊँगी उनके साथ, वो जहाँ है वहाँ मैं कनेक्टिंग जहाँ पे भी होगा वहाँ पे अपने वो अगर चबूतरे पे बैठे, मैं चबूतरे में आलती पलती मार के उनके पास बैठ जाऊंगी। तो ऐसे वो, तो उनको लगता है यार ये तो हमारे जैसी तो है कोई। तो जैसा कि हम बात करते हैं अपने भारत देश की, हाँ। तो यहाँ पर एक ऐसा कल्चर है कि जैसे सास बहू वाले जो सीरियल्स हैं, हाँ। वो 15-15 साल तक चलते हैं और चले ही आ रहे हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम न्यूज़ की अगर बात करें, तो न्यूज़ में क्या होता है कि जो हम टीवी पर देखते हैं, नेशनल टेलीविज़न पे देखते हैं कि एक आपने हिंदू पंडित को बिठा दिया या एक मौलवी को बिठा दिया, दोनों को एक टॉपिक दे दिया और उनको आपस में बहस करवा देते हैं। ठीक है। तो लोगों को ये देखना एंटरटेनिंग लगता है। तो ये जो चीज़ है, ये जेन्युइनली कराई जाती है या ये एक डिबेटेबल डिस्कशन है? देखिए भारत जो है ना, वो अलग अलग धर्मों का देश है, सब धर्म है उसमें। मेनली अगर आप देखें तो 4 हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर, और बड़े प्यार से रहते हैं। 2 धर्मों के लोगों को बिठा करके और आप पूरे देश की आबादी का फैसला या प्रतिनिधित्व उनसे करवाते हैं, ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो मुझे लगता है कि धर्म कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए डिबेट का, राइट? ये सबका अपना एक राइट है, अपना चॉइस है, वो क्या धर्म मानना चाहते हैं, कैसे मानना चाहते हैं। आपके धर्म में कुछ और है, मेरे धर्म में कुछ और है। प्यार से, इज्जत से, अपने अपने हिसाब से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरफेयर मत करिए किसी के धर्म में, क्योंकि वो उनका अपना अधिकार है और हमारा देश का संविधान वो अधिकार देता है। तो डिबेट्स, पहली बात तो धर्म के ऊपर मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। दूसरी बात, नेशनल चैनल्स की, टीवी चैनल्स की आपने बात करी है, 2 लोग जो बार बार आपको कंटिन्यूअसली वही 2 लोग, हाँ। वही पंडित जी और वही मौलवी साहब आपको हर डिबेट में दिखेंगे। क्यों? इन 2 ने बाकी देश की आबादी का ठेका लिया हुआ है। आपको लगता है ऐसा? कोई पंडित जी, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, किसी और धर्म को मानने वाले के लिए वो पंडित जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं?
वो कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। तो वो जो कहते हैं ना, वो उनका अपना विचार, वो उन बाकी देशवासियों के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। और ये पेड होता है, क्योंकि बार बार कौन आएगा, मुझे बताइए आप, कौन आएगा? सबके पास अपने काम होते हैं, सबके पास, कोई फ्री नहीं होता। या तो आपको फुटेज खानी है, हाँ। या तो आपको फुटेज खानी है तो आप वहां जाते हैं, और या फिर आपको पेड कुछ ना कुछ रहता है, तभी आप वहां पर जाकर डिबेट करते हैं, और फिर आप उन करोड़ों देशवासियों के बिहाफ पर वहां जाकर बोलते हैं, जो मुझे किसी भी सूरत में सही नहीं लगता। मेरे हिसाब से धर्म डिबेट का जो है वो होना ही नहीं चाहिए, लेवल होना ही नहीं चाहिए, उस बेस पे कभी डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। सबका अपना चॉइस। तो जैसे कि हमने इसकी तो बात करी, अब जैसे कि आप न्यूज़ रिपोर्टिंग जब करते हैं, हाँ तो इसके जैसे आपके आप काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स हैं लोगों से, बड़े बड़े लोगों से भी हैं। जी, बिल्कुल। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर आपने कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई खबर आपने किसी हॉस्पिटल की है या किसी भी कंपनी की है, अगर आप कोई खबर छापते हैं तो प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप ये न्यूज़ हटा दीजिए प्लीज़, आप इसको ये कर दीजिए, और क्या कुछ कर सकते हैं तो बताइए, इस काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हटेगा तो नहीं। आप कह दीजिए कि ये है चीज़ें, आप सॉर्ट करिए उसको, लेकिन हमारा काम बताना है, हमने बताया है, हटेगा तो नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज़ को दिखाया, चलो हो सकता है कि आपके नज़रिए से वो नेगेटिव हो, लेकिन उनके नज़रिए से ये तो पॉजिटिव चीज़ है, आपने नेगेटिव करके दिखा दिया। नहीं तो हम उनको कह देते कि आप अपना व्यू आके बता दीजिए। अच्छा, बिल्कुल, आप उसके लिए अब खुला, क्योंकि हम कोई दुश्मनी तो है नहीं, कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर मैं किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मैंने कुछ छापा है, मेरे उस पुलिस अधिकारी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है, और अगर कोई सामने आके वो सारा कुछ विथ एविडेंस लेकर बैठा है और वो बताना चाहता है, मैं दिखाऊंगी। लेकिन अगर उन अधिकारी जी को भी ये लगता है कि नहीं यार, मेरा साइड रह गया, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए और उसी चीज को आप बताइए, कोई दिक्कत। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहा, मतलब कुछ तो फिर आप मानिए, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर हटाना सर क्यों आपको वो है, तो ये ठीक नहीं है। तो इन दैट पे हम फिर स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हटेगा। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसे धमकी दी हो या कर भी दिया हो कि भाई आपका हम चैनल बंद करा देंगे, या ऐसा एक होता था, एक शायद हमने अभी रिसेंटली देखा था कि लोगों ने एक ऑफिस में जाके पूरे वहाँ पे कर दी थी, हंगामा कर दिया था। तो ऐसा कभी कुछ हुआ, आपने कुछ न्यूज़ चला दी हो आड़ी टेढ़ी? देखिए, एक अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर जो है वो वैसे भी इतना बहुत ज़्यादा आजकल जो है लोगों की आंखों में खटक भी जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन चैनल है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो चीज़ें वो नहीं दिखा पा रहा है जो एक यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया में जो है लोगों को ज़्यादा स्वतंत्र हैं वो अपना कुछ भी कहने के लिए, बताने के लिए। तो सच्चाई वहाँ ज़्यादा बयान की जा रही है। जर्नलिज्म शायद जिंदा ही अब मेरे ख्याल से इन यूट्यूबर्स के बेस पे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि वो फ्रीलांसिंग और स्वतंत्र पत्रकारिता जिसको कहते हैं वो चल रहा है, और ऐसा ही हम क्योंकि करते हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ चीज़ें हुई, चैनल यूट्यूब से हमारा बैन हुआ। अच्छा जी। और इससे पहले CBC न्यूज़ राजस्थान के नाम से हमारा चैनल चलता था, और वो चैनल क्योंकि जो 4 साल की मेहनत थी और 87,000 सब्सक्राइबर्स के साथ हमारा चैनल उड़ जाना, मतलब रात को हम अच्छा खासा काम करके रिव्यूज़ देख के सोए हैं और सुबह बुम चैनल गायब, है ही नहीं कहीं। तो मतलब वो पेन तो खैर हम ही समझ सकते हैं कि वो क्या है, आंखों से आंसू, और वो सारा 4 साल की जो जर्नी थी ना, वो सारी कुछ, और कंटेंट चला गया आपका, आपकी जो मेहनत थी वो चली गई। आपने बहुत दिन रात मेहनत करी है उन 87,000 सब्सक्राइबर्स के पीछे। तो 4 घंटे अभी वो मॉर्निंग लाइक, मतलब हाँ ठीक है हो गया, ऐसा रो रहे हैं, ऐसा मतलब थोड़ा मैं इमोशनल हूँ, मैं हो गई थी। लेकिन मेरे बॉस ने कहा हो गया, नया बनाओ। 4 घंटे बाद ही सेड कि नया बनाओ। नया बनाया हमने, और हमने नया बनाकर काम शुरू कर दिया 4 घंटे बाद। कि ठीक है, जो हो गया
हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, उनका हमेशा से एक सिद्धांत है, व्हाट नेक्स्ट। तो हमने मात्र 4 घंटे बाद हमने व्हाट नेक्स्ट पे काम शुरू कर दिया और हमने न्यूज़ डाल दी, उस दिन चालू कर दी। 12 दिन तक हमने उस चैनल को चलाया और 12वें दिन हमारा चैनल, हमने एक यूट्यूब से लंबी लड़ाई लड़ी और कैसे भी करके हमें वो चैनल वापस मिल गया। तो वो बहुत इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी जीत थी हमारी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सच्चाई हमारी थी और उस चैनल को लेकर के। और फिर कई लोगों को ये भी लगता है कि अरे ये तो इतनी नेगेटिव खबरें दिखाते हैं ना, इतना बोलते हैं ना, इसलिए बैन होगा। ऐसा नहीं था, सच बोलने से रोका गया था और वो सच्चाई की जीत थी जब चैनल वापस आया। और 12 दिन जिस चैनल पे हमने काम किया, आज वो बेबाक मेवाड़ी है। अच्छा, हमने एक उससे भी हमने नया कुछ नया आया सीखा, था। तो आज बेबाक कोई है ना, मेवाड़ी ये चीज जाती है तो उससे बेटर चीज। बेटर, क्योंकि जो हमारा पहला था वो तो हमें मिल गया। हाँ। आज वो बेबाक राजस्थान है और ये हमारा बेबाक मेवाड़ी के नाम से एक नया चैनल शुरू हो गया। इस तरह से बेबाक मेवाड़ी के जब इतना प्यार मिल रहा है तो इसको अलग से करिए आप। तो अब वो बेबाक मेवाड़ी के नाम से, तो ये एक मेरा रहा है। तो सच बोलने की भी सजा मिलती है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं हाँ। तो आप जीते। तो अभी जैसे कि आपने बात किया यूट्यूब की डिजिटल मीडिया वाली, तो हम जैसा कि अब देख रहे हैं कि जो मनी है, जो मनी वाला फैक्टर है, वो न्यूज़ इंडस्ट्री में कम होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? आप क्या मानते हैं, न्यूज़ का कभी कोई पैसा होता नहीं? नहीं होता, कोई खबर का पैसा नहीं होता होता, कभी। हाँ। आप मानिए सबके पास है, वो अवेलेबल है। नहीं, खबर का पैसा हम कैसे लेंगे, वो तो पेड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, पेड नहीं होता, और आपको जब निष्पक्ष कुछ छापना है तो आप पैसा कैसे ले सकते हैं? सकते हो। हाँ हाँ। न्यूज़ का पैसा कभी नहीं होता, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना एक पूरा बहुत बड़ा लेविश, बहुत एक अलग सेटअप रहता है। बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े सारी चीज़ें रहती है। एंकर्स जो हैं वो पूरा बहुत अलग, उनका पैकेज इतना हाई रहता है, लैक्स में उनके पैकेजेस होते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग वो करती हैं। और वही एक रहता है कि हाँ, पूरा एक कंप्लीट उनका रहता है कि इस तरह से आपको बोलना है, इतना करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सुबह 4-5 बजे से लग जा रही हैं, रात तक हैं, जो भी उनका कुछ रहता है। मैं उनके डेडिकेशन नहीं आप समझ सकते वो, जब तक आप उनका पूरा आप नहीं मानेंगे। सुबह 4, बिल्कुल 4-5 बजे से वो लोग तैयार होने में लगते हैं और उसके बाद में वो पूरा दिन उसमें कहीं क्या वो डिबेट्स हैं और वो सारा, तो उनका बहुत अलग चलता है। और वो इतने बड़े चैनल्स भी कहीं ना कहीं चल विज्ञापनों पे रहे। हाँ। और देखिए, यही आरोप बार बार लगते हैं कि विज्ञापनों के चक्कर में ही कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। विज्ञापन अगर नहीं मिलेंगे तो चैनल्स नहीं चल सकते, क्योंकि खबरों का पैसा नहीं होता। फिर उनको अलग अलग जगह अपने संवाददाता रखने हैं, स्ट्रिंगर्स रखने हैं, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सारा आपको कलेक्ट भी करनी है खबरें। तो कैसे करेंगे, तो आपको रखना पड़ेगा मैन पावर को पैसा देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इतनी नहीं होती है हालांकि उनकी, लेकिन हाँ, विज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या इन्वेस्टर्स जो होते होंगे वो उनका रहता है। अब आ जाते हैं डिजिटल मीडिया पर, जहाँ पर हम जैसे पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर एक यूट्यूब पे, जहाँ पे कोई पैसा नहीं है चैनल लॉन्च करने का, वहाँ से मेहनत शुरू करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोकल एड्स के दम पर एक बार शुरुआत उनकी हो जाती है, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट्स उनके रहते हैं, उससे वो लोग करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगने लग जाते हैं, कि आरोप ऐसे लोगों पे लगते हैं जो धमकाते हैं कि ये कर देंगे, ये खबर लगा देंगे, नहीं तो पैसे दे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा से गलत होती हैं। आप धीरे धीरे आप अपना ग्रो करिए, आता है एक दिन, क्योंकि गूगल से और वो सारा, क्योंकि आप उस पर डिजिटल काम कर रहे होते तो वो धीरे धीरे पेमेंट आपकी आनी, कहीं ना कहीं आपका सारा कंटेंट पे आपका डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कुछ कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा नहीं होता न्यूज़ इंडस्ट्री में, लेकिन हाँ, मेहनत एक दिन, हार्डवर्क पेज, वो वाला बात है कि हाँ, मेहनत आप करते जाइए, करते हैं। वहाँ पर लेवल विज्ञापनों का भी अखबारों में देखेंगे, बड़े बड़े पेज अखबारों के छप रहे हैं, तो उस लेवल से पैसे भी आते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये पब्लिक डोनेशन से, जैसे वो ज्वाइन बटन है, थैंक्स बटन है, तो वो पब्लिक के सहयोग से कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही है। तो पब्लिक चाहती है कि हाँ, ये बोले, क्योंकि ये सच बोल रही है, तो वहाँ पब्लिक आपका सपोर्ट करती है और वो आपको आगे। सो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स है, और अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी फील्ड में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है उनका नंबर अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो पूरी फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये जो फैसिनेशन है वो कम क्यों होता जा रहा है?
देखिए फैसिनेशन तो कम नहीं होता, कई बार खतरों को देख करके भी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ शायद ये फील्ड थोड़ा सा ऐसा है कि आपको इसमें हर तरह के लोगों से डील करना होगा। आप अगर भूमाफिया की खबर छाप रहे हैं तो आपको धमकियां मिल सकती है, आपको उसका बहुत लॉस हो सकता है। आप राजनेताओं से सीधे सीधे पंगे ले रहे होते हैं, आप कुछ भी खुल्लम खुल्ला बोल रहे होते हैं, और जो रसूख वाले लोग होते हैं उनसे पंगे लेना कोई चाहता नहीं है। आपकी एक इमेज फॉर्म हो रही होती है, और पब्लिक आज के दौर में जिस तरीके से सोचने लगी है कि वो बिल्कुल या तो आपको इस तरफ कर देती है या इस तरफ कर देती है, या तो हाँ बिल्कुल आपको चुन लेती है कि ये मतलब यार ये कांग्रेसी है, ये भाजपाई है, ये ऐसे वैसे, मतलब वो चुन लेती है। तो इन दैट केस दूसरा जो धड़ा है वो आपको हमेशा टारगेट करेगा। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आप कमेंट से भी आपको दिक्कत हो जाएगी कि यार ये क्या हर जगह मतलब लगता है। तो हम तो अब जैसे कि अब देखना बंद कर देते हैं कि भाई कमेंट देखने ही नहीं है, तो तभी आप अपना काम ईमानदारी से कभी कभी देख लेते हैं, तो फनी वे में उसको ले लेते हैं कि ठीक है यार कोई मुझे अगर कोई एलटी भी कह दे रहा कोई बात नहीं भाई है, मैंने वो टैबू तोड़ा है, मुझे वो मॉडल जैसे एंकर नहीं बनना है, तो वो चीज़ है। दूसरा मुझे जो कारण लगता है वो इसका ये है कि कोर्सेज तो देखिए हर जगह है, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि पत्रकारिता के कहीं जर्नलिज्म के ये बीजेएमसी एमजेएमसी या इस तरह के नहीं, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत उम्दा कोर्सेज हैं और बहुत अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको ऑफर कर रही हैं। लेकिन बच्चे भी तो फिर वैसे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो आज का जो है यूथ शॉर्टकट चाहिए, तो फटाफट फास्टेस्ट, तो उसको लगता है कि अरे यार कौन इतना फटाफट कहीं जाते हैं और कहीं से भी फटाफट 2 साल की डिग्री। हाँ वेरी ऑनेस्टली हमारे पास भी आते हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए बस। कैसे दे देंगे, क्यों दे देंगे? कहीं आगे जाओगे तो बोलोगे कि हमने वहाँ काम किया है और क्या सीख के आए, कुछ नहीं, तो हमारा नाम खराब। तो हम बिल्कुल भी उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करते कि नहीं भाई आना है तो सीख के जाओ, काम करेंगे, दबा के काम कराएंगे, और तब जाके तुमको पता चलेगा कि पत्रकारिता की बारीक क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट पे भी भेजेंगे, कैमरा भी हैंडल करवाएंगे तुमसे, और सारा कुछ एडिटिंग भी करवाएंगे, सारा कुछ, तो तुमको लगेगा कि भले ही ज़्यादा नहीं लेकिन 15 दिन में कुछ सीख कर आए। तो वो एथिक्स हम तुमको ज़रूर बताएंगे। तो शॉर्टकट जो है ना वो लोगों में फिर उनको लगता है लेंदी प्रोसेस है, फिर मनी मेकिंग एक उनको लग सकता है कि मनी मेकिंग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, जिनको लगता है कि नहीं यार मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि है ही नहीं। आप सोचिए इतना वास्ट है, ये इतना वास्ट है, आप कुछ भी उठाइए, आप चाहे जिस जगह निकल जाइए, खबरें कदम कदम पर है, एक हर एक कण एक स्टोरी है। आप आज यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको एक स्टोरी अलग मिलेगी, आप कहीं और चले जाएंगे आपको एक अलग, आपका नजरिया होना चाहिए। बाहर एक बच्ची अगर तमाशा दिखा रही सड़क पे, उसकी अपनी स्टोरी है, इसकी अपना एक वो है। तो अगर आपके अंदर ये जुनून है ना, तो फिर संभावनाओं की या इन चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि शायद आज का जो दौर है, यूथ इंस्टेंट मनी मेकिंग में विश्वास करता है, और सब कुछ फटाफट पाने की चाहत जो है ना, वो जर्नलिज्म में थोड़ा सा आपका भारीपन, आपका वक्त, आपका अनुभव मांगता है, और उसमें कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को छोड़ना थोड़ा प्रेफर करता है। तो ये तो जैसा आपने बता दिया, आपने एक इंटेंस भी अपना बताया था जी। तो कोई फनी सा कुछ हुआ इंसिडेंट आपके साथ कभी? फनी से मेरे साथ बहुत होते हैं, लेकिन एक बहुत रील पिछले दिनों वायरल हो गई थी, वो भी उपचुनाव की बात है। धरियावद साइड हम गए थे, और क्योंकि बहुत गांव के लोग और बहुत आराम से, और तो मेरा एक हमेशा से आदत है, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी बात करती है मुझे, मैं कहीं भी जाके बैठ जाती हूँ उनके पास में, तो कनेक्ट करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले इशारा करती हूँ कैमरा ऑन के लिए, और मैं डायरेक्टली चली जाती हूँ। नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो वो एक भाई साहब कोई बैठे थे, नाम तो नहीं पता, वो बैठे थे और बहुत आराम से ऐसे करके बैठे हैं। तो मैं उनके पास जाके, वो पट्टी लगी हुई थी, कोई मतलब वो नहीं चाय टपरी टाइप वैसा, तो मैं उनके पास जाके बैठ गई, और मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो वो मेरे को ऐसे देखा, फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मुंडा माँ विमल है। उन्होंने विमल खाई हुई थी, गुटखा खाया हुआ था। तो अब वो सडनली ऐसा हुआ था कि कैमरा ऑन है, और मैंने कहा ठीक है फिर इधर उधर कर लो थोड़ा पर बोल लो। तो वो चीज़ हंसी मुझे भी आ गई, उनको भी आ गई, और वो रॉ मतलब चल गया वो सारा यूं का यूं। सर ने कट नहीं किया उस चीज़ को, एडिट नहीं किया हमने, वो बहुत बहुत स्वीट था वो।
और वो क्लिप कट के और आज दिन तक भी 2.5 साल बाद भी आज भी वायरल हो रहा है। वो एक बहुत अलग सा था, लेकिन वो फनी बहुत था, वो मजा आया कि हाँ अच्छा था ये।